हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर योगी जी की जीत पर क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तान में भी छाए उत्तर प्रदेश चुनाव के बड़ी नतीजे। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया का बहुत बड़ा रिपोर्टिंग सामने आया है। दोस्तों बताएंगे योगी आदित्यनाथ जी के जीत के बाद दोस्तों क्या कह रहा है। इसी बीच आपको बताएंगे जहाँ पर जीत के बाद गरजे योगी जी, कहा चुनाव से पहले भ्रम फैलाया गया पर नाकाम हुई उनकी साजिशें। और दोस्तों यूक्रेन में रूसी सेना पर हमला किया तो खैर नहीं, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, मॉस्को ने दे दी है सीधी चेतावनी। जी हां दोस्तों, इसी बीच बताएंगे आपको जहां पर रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई बेनतीजा। कुलेबा ने कहा सीज फायर पर कोई बात नहीं हुई। जी हां दोस्तों, कभी भी हो सकता है युद्ध और युद्ध का स्तर भी बढ़ सकता है। दोस्तों बड़ी खबर आपको हम बताने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे जहां पर चीन को चौतरफा घेरने की बड़ी तैयारी, एक्शन में अजीत डोभाल, बताएंगे बड़ी खबर। इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर जेलेंस्की ने नाटो को दे दी है बड़ी चेतावनी, कहा तीसरे विश्व युद्ध का इंतजार ना करे, यूक्रेन में लाखों लोगों की होगी मौत। बताएंगे दोस्तों और भी ज्यादा बेहद खराब स्थिति देखने को मिल रही है यूक्रेन से। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रूस ने प्रतिबंधों की बौछार के बीच भारत को दिया है ये आकर्षक ऑफर। जी हां दोस्तों, बताएंगे वो कौन सा ऑफर है, क्या ऑफर दे रहा है भारत को। और दोस्तों आपको बताएंगे जहां राकेश टिकैत के गढ़ में भी उल्टा बड़ा उलटफेर, बीजेपी के जाल में ऐसे फंसे अन्य दल। जी हां दोस्तों, और सब में बड़ी बात आपको बताएंगे जहां पर युद्ध के हालातों के बीच संभला कीमती धातुओं का बाजार, सोने चांदी के क्या है रेट, तो हर तरह की जानकारी दोस्तों आज हम आपको देने वाले हैं। तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति के क्या ही कहने हैं दोस्तों। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। और दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के और बीजेपी में भाजपा के जीतने को लेकर कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और कांग्रेचुलेशन योगी आदित्यनाथ जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों। पहली और बड़ी खबर की बात करें जहां पाकिस्तान में भी छाए उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे, बताते हैं योगी जी की जीत पर क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जी हां दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश में विशाल काय जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की चर्चा पाकिस्तान में भी जमकर की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजों ने पाकिस्तानी अखबारों के वेबसाइट पर प्रमुख हेडलाइंस भी बना रखा है दोस्तों। छोटी मोटी बात नहीं है ये, पाकिस्तानी मीडिया में उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे सुर्खियां बटोर रहा है। जी हां दोस्तों, प्रमुख पाकिस्तानी अखबार डॉन ने मोदी जी की बीजेपी ने भारत के सबसे बड़े राज्य का चुनाव जीता, इस शीर्षक के साथ ये खबर छापी गई है दोस्तों। डॉन से समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत की खबर को अपने वेबसाइट पर पब्लिश किया है, जिसमें बताया गया है कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। डॉन अखबार ने रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर छापी है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने एक बड़े बहुमत के साथ देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की है। गुरुवार को वोटों की गिनती हुई है, जिसमें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है उसकी एक झलक दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पाकिस्तानी अखबार का कहना है। साथ ही डॉन अखबार में पब्लिश रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 430 सीटों में से 251 सीटों पर जीत हासिल की है या आगे चल रही है, ऐसा दोस्तों अखबार में लिखा हुआ है, वही हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में योगी जी की जीत मात्र पूरे भारत में नहीं दोस्तों, बल्कि अपने दुश्मन और पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी जमकर हो रही है दोस्तों। और वो लोग भी वहां पर व्यू बटोर रहे हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं दोस्तों। और पाकिस्तान की जनता योगी जी में उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रही है। आपकी क्या राय होगी? अगर आप भी मानते हैं योगी आदित्यनाथ जी का लोहा चलता है पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी, इसीलिए योगी जी को देख रहे थे कहीं अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर से पाकिस्तानियों का पानी बंद हो जाएगा दोस्तों। तो हमें गर्व है योगी जी पर, कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कितने भाइयों और बहनों को पहले से पता था कि सरकार तो योगी जी की ही बनने वाली है और मोदी जी की ही लहर आएगी? कौन कौन ये पहले से मानता था हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी बीच आपको बता दें जहां महाविजय के बाद पीएम
मोदी ने कहा अब ज्ञानी कहेंगे कि 22 ने तय किए 24 के नतीजे। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा 5 में से 4 राज्यों में स्पष्ट सरकार बना रही है। इसी बीच कुछ देर पहले ही लखनऊ से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता का आभार व्यक्त किया। उसी बीच दोस्तों कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। पार्टी कार्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इसी बीच दोस्तों मोदी जी ने कहा कि आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था कि 2019 की जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं कि इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी जी की विजयी होगी दोस्तों? क्या फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? कमेंट में कहना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बार किसकी सरकार, देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां प्रचंड जीत से गदगद सीएम योगी ने कहा जोश के साथ होश बनाए रखना है। और क्या क्या कहा हम आपको बताते हैं दोस्तों। सीएम योगी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं जिन्होंने राज्य को आशीर्वाद दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किया। राज्य में गरीब योजनाओं के लाभ को बढ़ाया है। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाए गए हैं। 15 करोड़ गरीबों को कोरोना के समय राशन की व्यवस्था कराई गई है। इसके बाद जनता जनार्दन ने विपक्ष की बोलती ही बंद कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव से पहले भ्रम फैलाया गया था पर उनकी साजिशें हुई है नाकाम। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर विदेशी खबरों में यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर, जहां यूक्रेन में रूसी सेना पर हमला किया तो खैर नहीं, बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। जी हाँ दोस्तों, मॉस्को ने दे दी है सीधी चेतावनी। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय क्रेमलिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी है। क्रेमलिन ने कहा है कि अगर कोई यूक्रेन में रूसी सैनिकों पर हमला करता है तो उसे बिल्कुल निशाना बनाया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेनी अर्धसैनिक बलों के हमलों ने रूसी सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि यूक्रेन ने अपने देश के आम नागरिकों को हथियार देकर रूस के खिलाफ जंग के लिए उतारा है। जी हाँ दोस्तों, दिमित्री पेस्कोव ने यह भी बताया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में लोगों से अपने हथियार डालने का आग्रह करते हुए कहा था कि इससे संभावित संघर्षों को रोका जा सकेगा। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन के आम नागरिकों के बीच हथियार बांटे जाने की रिपोर्ट से परेशान है। अभी तक के युद्ध के दौरान आमतौर पर यह कम ही देखा गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन की जनता को निशाना बनाया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच मॉस्को की यह बड़ी चेतावनी दर्शाती है कि रूस नहीं थमने वाला। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बातचीत रही बेनतीजा। कुलेबा बोला सीज फायर पर कोई बात नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 दिनों से जंग लड़ रहे रूस और यूक्रेन के बीच अब बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तुर्की के एंटालिया शहर में कल रूस के विदेश मंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के बीच त्रिपक्षीय मुलाकात हुई। कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बातचीत में युद्ध विराम को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत बेनतीजा रही। जी हाँ दोस्तों, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां चीन को एक तरफा नहीं बल्कि चौतरफा घेरने की बड़ी तैयारी। एक्शन में अजीत डोभाल, हिंद महासागर में भारत बना रहा है ये नया क्वाड। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर पर कब्जे के बाद हिंद महासागर पर नजरें गड़ाए बैठे चीनी ड्रैगन को भारत ने चौतरफा घेरने की तैयारी तेज कर दी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया ताकि समुद्री आतंकवाद समेत साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके। डोभाल ने अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर के कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में अब मॉरिशस को भी शामिल किया गया है। माना यह जा रहा है कि भारत इसके जरिए हिंद महासागर में एक नया क्वाड बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, मालदीव के उच्चायोग ने एक ट्वीट करके बताया है कि डोभाल ने हिंद महासागर के जरिए जुड़े देशों के बीच सहयोग को बढ़ाया जाए जिससे सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके। ऐसे में ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा आप लोग अजीत डोभाल को। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर रूस के खिलाफ मतदान से जुड़ी बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र में दिखाया कि अमेरिका
समर्थक रुख, लेकिन अब सफाई देने में जुटी है नेपाली सरकार। जी हां दोस्तों, यूक्रेन विवाद में संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान करने के बाद अब नेपाल सरकार ये सफाई देने में जुट गई है कि उसने किसी का पक्ष नहीं लिया है। हाल में पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा और बाद में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठकों में नेपाल ने रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों का समर्थन किया था। इससे इस बात का संकेत समझा गया कि नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार अब अमेरिकी पाले में चली गई है। जी हां दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की ओर, जहां जेलेंस्की ने नाटो को दिया है बड़ी चेतावनी, तीसरे विश्व युद्ध का इंतजार न करें, यूक्रेन में लाखों लोगों की होगी मौत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को बड़ी चेतावनी दी है कि अगर नाटो और पश्चिमी देशों ने तीसरे विश्व युद्ध का इंतजार किया तो यूक्रेन में लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो देशों से अपील की है कि वे रूस के बमबारी को रोकने के लिए तत्काल यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू करें। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी चेतावनी दी है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन की जनता खुद को एक पशु जैसा महसूस करे। उन्होंने ये भी कहा है कि पुतिन सीधे नरक जा रहे हैं। जी हां, जेलेंस्की ने स्काई न्यूज को दिए साक्षात्कार में ये बड़ी बड़ी बातें कही है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि रूसी चाहते हैं कि हम खुद को पशु जैसा महसूस करें, क्योंकि उन्होंने हमारे शहर को ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने हमारे शहरों को इसलिए ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वे नहीं चाहते कि हम खाना या पानी हासिल कर सके। बहुत बुरी स्थिति दोस्तों यूक्रेन की अभी देखने को मिल रही है। अगली खबर की बात करें, जहां रूस ने प्रतिबंधों की बौछार के बीच भारत को दिए हैं ये आकर्षक ऑफर। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले की सजा रूस को प्रतिबंधों के रूप में मिल रही है। अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इसी बीच प्रतिबंधों से परेशान रूस की तेल कंपनियां भारत को तेल पर भारी डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। दोस्तों, इन रूसी कंपनियों द्वारा भारत को कच्चे तेल की कीमत पर 25 से 27% तक की छूट की पेशकश कर रही है। जी हां दोस्तों, रूस की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट से भारत अधिक मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। पिछले साल दिसंबर में जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तब रोसनेफ्ट और इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2022 के अंत तक नोवोरोसिस्क बंदरगाह के जरिए भारत को 2 करोड़ टन तक तेल की आपूर्ति के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर भी किया था। दोस्तों, इसी बीच भारत को फायदा पहुंचाने की रसिया पूरी कोशिश कर रहा है, और अगर जो भारत का हित चाहे दोस्तों, आखिर भारत उसकी खिलाफी कैसे कर सकता है। अगर आप भी मानते हैं भारत को बिल्कुल भी रूस के खिलाफ नहीं जाना चाहिए दोस्तों, भारत को बीच में रहना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, तो कमेंट में ये बात जरूर आप लोग भारी मात्रा में लिखिएगा और वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके जैसे ही भाई बहन कमेंट करें और भारत को एक नई दिशा में लेकर जाए। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भाजपा की शानदार जीत पर अमित शाह ने जताया जनता का आभार। क्या कहा उन्होंने, हम आपको बताते हैं। दरअसल अमित शाह जी ने कहा है कि भाजपा में विश्वास बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की जनता का आभार। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं में गरीबों और किसानों के अटूट विश्वास की जीत है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार और भय मुक्त सुशासन पर अपनी मुहर लगाई है। मैं 2014 से 2019 के लोकसभा चुनावों और 2017-2022 के विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को नमन करता हूं। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पंजाब हार पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी जी, कहा जान की बाजी लगाकर भी पंजाब को अलगाववादियों से बचाऊंगा। जी हां दोस्तों, मोदी जी ने कहा मैं पंजाब के बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी विशेष प्रशंसा करूंगा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार पार्टी का झंडा बुलंद किया है, वो आने वाले समय में पंजाब में भाजपा की और देश की मजबूती को एक अहम स्थान के रूप में विकसित करेंगे। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में अपने भाषण के दौरान कहा कि पंजाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। उन्होंने कहा सीमावर्ती राज्य होने के कारण अलगाववादियों से पंजाब को बचाने का काम भाजपा करेगी। जी हां दोस्तों, और मैं पंजाब में आने वाले सालों में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहा हूं। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, इस बार ना सही अगली बार ही सही, क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ आ पाएगी? दोस्तों कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां इसी बीच
बीच बड़ी खबर, जहां एक ही झटके में सीएम योगी राष्ट्रीय फलक पर उभरे लगे नारे कि बनाएंगे सीएम से पीएम। जी हां दोस्तों, जैसे ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ी जीत मिली दोस्तों, योगी जी जीते, वैसे ही उनके समर्थकों ने उनको पीएम योगी के नाम से पुकारने लगे। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद सीएम योगी ही पीएम होंगे। जी हां दोस्तों, आपकी क्या राय होगी? क्या मोदी जी के बाद सीएम के तौर पर कार्य कर रहे योगी जी ही पीएम बनेंगे? क्या कहते हैं आप लोग? अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूपी में विधान भवन के बाहर हंगामा, सपा के कार्यकर्ता ने की आत्मदाह की कोशिश। जी हां दोस्तों, अपनी हार को देखते हुए समाजवादी अब न जाने कैसे बौखला गए हैं दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूपी असेंबली चुनाव के नतीजों में समाजवादी पार्टी की हार ने उसके कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया है। चुनाव नतीजे देखने के बाद एसपी के एक कार्यकर्ता ने गुरुवार शाम को लखनऊ में बहुत बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने गुरुवार को लखनऊ में असेंबली के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। कानपुर के रहने वाले नरेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति ने विधान भवन के सामने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा ली। उसे जलता देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी फौरन उसकी ओर लपके और पानी डालकर आग बुझा दिया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्यों एकदम से बौखला गए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता? बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर दल बदलुओं की बजी बैंड, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर धर्म सिंह सैनी तक हारे चुनाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई दल बदलुओं का पाला बदलकर मैदान में उतरना महंगा पड़ा। योगी सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा और बीजेपी का साथ छोड़कर सभा में शामिल होने वाले दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी को करारी मात खानी पड़ी। इतना ही नहीं, बसपा छोड़कर सभा में आने वाले कई दिग्गज भी विधानसभा नहीं पहुंच सके। जी हां दोस्तों, ओबीसी समुदाय के कद्दावर नेता व सभा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा के हाथों करारी मात खानी पड़ी। स्वामी प्रसाद इस बार अपनी परंपरागत सीट पडरौना छोड़कर फाजिल नगर सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में इन दल बदलुओं के साथ क्या सही हुआ, क्या सही किया भगवान ने? कमेंट में आप लोग राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अपनी हार को देखते हुए दोस्तों ओवैसी का बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। कहा लोगों के दिमाग में ही चिप लगा है। जी हां, ईवीएम को क्लीन चिट देकर बोले ओवैसी, आज से एआईएमआईएम का मिशन 2027। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में भारतीय जनता पार्टी की जीत को जनता के आदेश के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने जनता के फैसले का सम्मान करते हुए ईवीएम में धांधली के आरोपों को भी खारिज किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि लोगों के दिमाग में एक ही खास चिप है। ओवैसी ने अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर कहा कि उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला है। जी हां दोस्तों, एएनआई से बातचीत में ओवैसी ने कहा, जनता ने बीजेपी को सत्ता देने का फैसला किया है। मैं लोगों के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं एआईएमआईएम के राज्य प्रमुख कार्यकर्ताओं, सदस्यों और प्रदेश की जनता का आभार जताता हूं, जिन्होंने हमें वोट दिया। हमने काफी कोशिश की थी, लेकिन परिणाम हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। हम दोबारा कड़ी मेहनत करेंगे। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका, पंजाब जीतकर भी अधूरा रह गया उनका ये सपना, छलका दर्द। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को शानदार जीत तो मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका सपना अधूरा रह गया। इसका आरोप केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया है दोस्तों। दरअसल पंजाब में तो आप जीत गई, लेकिन वो दिल्ली नगर निकाय चुनावों में भी जीत के परचम लहराने के सपने देख रही थी। जी हां दोस्तों, परंतु ऐसा नहीं हो सका और ये चुनाव टल गए। इसका सीधा आरोप केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर लगाया है। कहा है कि उसने ये चुनाव टलवाए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट भी किया है दोस्तों। ऐसे में केजरीवाल के इन आरोपों को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी बात हो जाए, सबसे पहले आरोप मोदी जी पर लगाते हैं दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह पर फोड़ा पंजाब में हार का ठीकरा, अब पार्टी करेगी समीक्षा। जी हां दोस्तों, चुनावी नतीजों को आने के साथ कांग्रेस के हाथ और ज्यादा मायूसी लगी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती देख पंजाब की कांग्रेस ने कहा है कि हम अमरिंदर सिंह
सिंह सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर सत्ता विरोधी लहर से पार पाने में नाकाम रहे। लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हार का ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल तक पंजाब के सीएम रहे और जनता उनसे नाराज थी। सुरजेवाला ने कहा कि कैप्टन के शासन के चलते एंटी इनकम बेसी थी और हम उसे लेकर जनता को समझा नहीं पाए। अगली खबर की बात करें दोस्तों, बड़ी खबर जहां पर पाकिस्तान की इस हरकत से गुस्से से लाल हुआ उत्तर कोरिया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच अनबन की रिपोर्ट सामने आई है। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान की पीपुल्स ने इस्लामाबाद स्थित उत्तर कोरिया के दूतावास में भारी मात्रा में शराब होने की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की थी। इस घटना को लेकर उत्तर कोरिया की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है। उत्तर कोरिया के दूतावास की तरफ से कहा गया है कि ये घटना वियना संधि का घोर उल्लंघन है। छापेमारी के दौरान दूतावास को नुकसान पहुंचाने की भी खबर है। अगली खबर की बात करें जहां पर रूस के हमले की निंदा न करने पर बांग्लादेश को चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश को रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की निंदा न करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। रूस के विरोध में संयुक्त राष्ट्र में वोट न करने के कारण बांग्लादेश को भेजी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन की बड़ी खेप रोक दी गई है। विश्व की 8वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश बांग्लादेश भी अन्य देशों की तरह ही कोविड की मार झेल चुका है। ऐसे में लिथुआनिया ने बांग्लादेश को भेजी जाने वाली कोविड वैक्सीन की डिलीवरी कैंसिल कर दी है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर रुझानों के बाद भी कहीं खुशी कहीं गम, लखनऊ में बीएसपी कार्यालय के बाहर पसरा सन्नाटा। जी हां दोस्तों, लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय पर जहां एक तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी, वहीं सपा बसपा के दफ्तर के आगे धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। सपा के कार्यालय पर तो फिर भी थोड़ी चहल पहल देखने को मिली, लेकिन बसपा के कार्यालय के तो दरवाजे ही बंद पड़े थे और पूरा रोड खाली पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आप इन पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। ऐसे में मायावती आखिर कहां सो गई है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया क्यों बढ़ रही है महंगाई। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को कहा है कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है। युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। विकासशील देशों की कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। इन कठिनाइयों के बीच इस बार के बजट में विश्वास पैदा होता है। उन्होंने आगे कहा है कि देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। मालूम हो कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। साथ ही पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट पर कहा है कि इस वक्त जो युद्ध चल रहा है उसका असर हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है, लेकिन जो देश सीधे युद्ध लड़ रहे हैं भारत का उन देश से आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा और राजनीतिक दृष्टि से नाता है। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि तेलों के दाम भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि युद्ध खत्म होते ही तेलों के दाम फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी पर जो लोग झूठा ब्लेम लगाते हैं दोस्तों कि महंगाई मोदी जी नहीं बढ़ा दी, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और दोस्तों जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है, योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन लिखना मत भूलिएगा। जय जय श्री राम, धन्यवाद।